गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री राम। स्वागत है आपका एनईजी कोचिंग क्लासेस के अंदर। तो आज की हमारी क्लास है हिंदी साहित्य का इतिहास। जो कल वाली क्लास है हमने चर्चा की थी, उसके अंदर हिंदी साहित्य का इतिहास के बारे में हमने इतिहास का अर्थ देखा था, साहित्य का अर्थ है, और उसके बाद में उसकी परिभाषा और कौन कौन सी पद्धति हिंदी साहित्य के इतिहास के लेखन में काम में ली गई थी, उसके बारे में चर्चा की थी। तो आज की क्लास में हम हिंदी साहित्य के इतिहास लिखने वाले कौन कौन से विद्वान हैं, उन्होंने किन किन पद्धति के आधार पर हिंदी साहित्य के इतिहास को लिखा है, इसकी चर्चा करते हैं। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं कि हिंदी साहित्य के इतिहास को लिखने वाले विद्वान कौन कौन से हैं। हिंदी साहित्य की वास्तविक शुरुआत हिंदी साहित्य के इतिहास को निम्नलिखित 5 विद्वानों के द्वारा पांच विद्वानों का क्या है, महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो हिंदी साहित्य की वास्तविक शुरुआत है, इसमें 5 विद्वान हैं जिन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है हिंदी साहित्य के इतिहास को लेखन में। तो 1 नंबर पर आता है गारसा दातासी। हिंदी भाषा में हिंदी साहित्य के इतिहास का लेखन करने वाले सर्वप्रथम इतिहासकार 1839 ईस्वी में फ्रेंच भाषा में लिखा था इसने। हिंदी भाषा में सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले इतिहासकार ठाकुर शिव सिंह सेंगर। अठारह सौ 83 ईस्वी में। भाषा हिंदी। तो हमने 2 विद्वानों की चर्चा की है। सर्वप्रथम कौन सा था? गारसा तासी, जिसने हिंदी साहित्य के इतिहास को लिखने का सर्वप्रथम प्रयास किया था 1839 ईस्वी में।
ये फ्रांसीसी था और उसने फ्रेंच भाषा में क्या है हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है। ये एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि एक विदेशी विद्वान ने होकर सर्वप्रथम हमारे हिंदी साहित्य के इतिहास को लिखने का प्रारंभ है वो 1287 ने किया है। दूसरा, हिंदी भाषा का सर्वप्रथम हिंदी भाषा में यानी हिंदी भाषा का सर्वप्रथम हिंदी भाषा में इतिहास लिखने वाले हैं ठाकुर शिव सिंह सेंगर। कब लिखा था? 1883 ईस्वी में। भाषा हिंदी। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तीसरा विद्वान आता है जॉर्ज गेरियसन। सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का इतिहास। लिखने वाले सर्वप्रथम इतिहासकार। भाषा कौन सी थी? अंग्रेजी भाषा में। परंपरागत रूप में हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले सर्वप्रथम इतिहासकार मिश्र बंधु। 1913 ईस्वी में। हिंदी भाषा में। ये 1988 ईस्वी में। सच्चे अर्थों में परंपरागत रूप से हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले सर्वप्रथम इतिहासकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल। कब लिखा था? 1929 ईस्वी में। हिंदी भाषा में। तो हमने क्या है, अगर प्रश्न पूछा जाता है कि सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले विद्वान कौन है, सच्चे अर्थों में पूछा जाता है तो हमारा आंसर आएगा जॉर्ज ग्रेसरन। और अगर परंपरागत रूप से हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने के लिए पूछा जाता है तो हमारा आंसर आएगा मिश्र बंधु 1913 ईस्वी में। अगर सच्चे अर्थों से परंपरागत इतिहास है यानी सच्चे अर्थों में परंपरागत इतिहास के बारे में पूछा जाता है तो हमारा आंसर आएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल 1929 ईस्वी में।
एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अन्य महत्वपूर्ण कवि जिन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को लिखे हैं। अन्य महत्वपूर्ण इतिहासकार। रमा शुक्ल रसाल। उन्नीस सौ इकतीस ईस्वी में। डॉक्टर राम कुमार वर्मा। 1938 ईस्वी में। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। 1952 ईस्वी में। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। 1965 ईस्वी में। डॉक्टर नगेंद्र। 1973 ईस्वी में। तो ये विद्वान हैं जिन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को भी लिखा है। डॉक्टर रमा शुक्ल रसाल ने 1931 ईस्वी में हिंदी साहित्य के इतिहास को लिखा था। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने 1938 ईस्वी को। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 1952 ईस्वी को। कब लिखा था? 1952 ईस्वी को। ये प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा भी गया है। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने 1965 ईस्वी में। और डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी साहित्य का इतिहास कब लिखा था? 1973 ईस्वी में। हिंदी साहित्य का पाश्चात्य इतिहास। भगीरथ मिश्र। 2010 ईस्वी में। हिंदी साहित्य का साहित्य सृष्टि। मैनेजर पांडे। 1981 ईस्वी में। हिंदी साहित्य का सरल इतिहास। विश्वनाथ त्रिपाठी। 1985 ईस्वी में। तो हिंदी साहित्य का पाश्चात्य इतिहास किसने लिखा था? अगर हिंदी साहित्य का पाश्चात्य इतिहास के बारे में पूछा जाता है तो ये किसने लिखा था? हमारा आंसर रहेगा भागीरथ मिश्र। यहाँ आपको ये शब्द है पकड़ना होगा कि हिंदी साहित्य का पाश्चात्य इतिहासकार कौन है? भागीरथ मिश्र। और हिंदी साहित्य का साहित्य सृष्टि, यहाँ से ये शब्द पकड़ लेना। और इसके लेखक कौन है? मैनेजर पांडे। और हिंदी साहित्य का सरल इतिहास लिखने वाले कौन है? विश्वनाथ त्रिपाठी। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो।
हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। वचन सिंह। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास। सुमन राजे। हिंदी साहित्य का उद्भव व विकास। उदयनाथ तिवारी। हिंदी साहित्य का मुस्लिम कवि। गंगा प्रसाद सिंह। हिंदी साहित्य का ओजल नारी का इतिहास। मिर्जा माधव 2012 ईस्वी में। तो हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास किसने लिखा है? वचन सिंह ने। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास लिखने वाले लेखक कौन है? वचन सिंह। कैसे याद होगा? यहाँ दो च है तो यहाँ दूसरा, ये वर्ड पकड़ लेना। और हिंदी साहित्य का आधा इतिहास, आधा काम कौन करती है? सुमन। आधा काम कौन करती है? सुमन। हिंदी साहित्य का उद्भव व विकास, उद्भव और उदय नारायण तिवारी। हिंदी साहित्य का मुस्लिम कवि, मुस्लिम होकर भी हिंदू नाम, गंगा प्रसाद सिंह। हिंदी साहित्य का ओजल नारी का इतिहास किसने लिखा है? मिर्जा माधव ने। तो अब हम देखते हैं कि हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास लिखने वाले गारसादा तासी। हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले सर्वप्रथम इतिहासकार फ्रेंच भाषा में रचना ईस्टवार दा लिटरेचर एंदु ए हिंदुस्तानी। ईस्टवार का अर्थ होता है इतिहास।
गार सतासी है, इस उन्होंने क्या है हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का क्या है सर्वप्रथम प्रयास किया था। किस भाषा में लिखा था? फ्रेंच भाषा में। इसकी रचना का नाम क्या है? ईस्टवार द लिटेरेट्यूर एंदु ए एंदुस्तानी। ईस्टवार का क्या अर्थ है? इतिहास। ईस्टवार का अर्थ क्या है? इतिहास। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। लिटेरेट्यूर लिटरेचर साहित्य। एंदु ए हिंदुओं द्वारा बोली जाने वाली हिंदी भाषा। हिंदुस्तानी मुस्लिमों द्वारा बोले जाने वाली उर्दू मिश्रित भाषा। प्रकाशन, इस रचना का प्रकाशन कहां से हुआ था? द ओरिएंटल ट्रांसलेशन कमेटी आयरलैंड। इस रचना का प्रकाशन कहां से करवाया था? द ओरिएंटल ट्रांसलेशन कमेटी आयरलैंड। प्रकाशन वर्ष 1839 ईस्वी में। कितने संस्करणों में हुआ था इसका प्रकाशन? 2 संस्करणों में। और 5 भागों में। तो प्रथम संस्करण में 2 भाग हैं। प्रथम संस्करण में कितने भाग हैं? 2 भाग हैं। प्रथम भाग का प्रकाशन 1839 ईस्वी में और द्वितीय भाग का प्रकाशन 1847 ईस्वी में। दूसरा संस्करण, इसके अंदर 3 भाग हैं। प्रथम और द्वितीय भाग का प्रकाशन 1870 ईस्वी में। और तीसरे भाग का प्रकाशन 1871 ईस्वी में। गार सातासी ने जो रचना लिखी थी उसमें लिटरेचर का अर्थ होता है लिटरेचर। एंदुआई हिंदुओं के द्वारा बोली जाने वाली हिंदी भाषा, और हिंदुस्तानी मुस्लिमों द्वारा बोली जाने वाली
उर्दू मिश्रित भाषा। यहाँ से भी प्रश्न एक दो बार ये प्रश्न बना भी है कि हिंदुस्तानी का क्या अर्थ है, तो हमारा आंसर रहेगा मुस्लिमों द्वारा बोली जाने वाली उर्दू मिश्रित भाषा। और इससे रचना का प्रकाशन कहाँ से करवाया था? द ओरिएंटल ट्रांसलेशन कमेटी आयरलैंड के द्वारा। ये भी प्रश्न कई बार परीक्षा में आया है। प्रकाशन वर्ष कब हुआ था? 1839 ईस्वी में। और इसके कितने संस्करण हैं? 2 संस्करण हैं। और भाग पूछा जाता है तो 5 भाग हैं। पहले संस्करण में 2 भाग हैं और प्रथम भाग का प्रकाशन तो 1839 ईस्वी में है और द्वितीय का 1847 ईस्वी में है। और दूसरे संस्करण में कितने भाग हैं? 3 भाग हैं। प्रथम और द्वितीय भाग का प्रकाशन तो 1870 ईस्वी में है और तीसरे भाग का प्रकाशन है वो कब हुआ था? 1871 ईस्वी में। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। उन्नीस सौ 53 ईस्वी में इस रचना के प्रथम भाग का हिंदी में अनुवाद हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से लक्ष्मी सागर वैष्णव के द्वारा करवाया गया। किस नाम से करवाया था? ये उर्दू में था तो इसका हिंदी में अनुवाद हिंदी साहित्य का इतिहास के नाम से करवाया था लक्ष्मी सागर ने। कब करवाया था? 1953 ईस्वी में। ये प्राग विश्वविद्यालय इलाहाबाद प्रोफेसर थे। तो 1948 ईस्वी में मौलवी करीमुद्दीन के VEF फैलन के सहयोग से इसका उर्दू में अनुवाद तबकात उ ससुअरा अथवा तज़किरा ई ससुअरा के नाम से करवाया। हिंदी में अनुवाद पूछा जाए तो हिंदी साहित्य का इतिहास के नाम से किसने करवाया था? लक्ष्मी सागर ने। कब करवाया था? 1953 में। ये कौन थे? ये प्राग विश्वविद्यालय में क्या थे? प्रोफेसर थे। और 1948 ईस्वी में मौलवी करीमुद्दीन ने इसका उर्दू में अनुवाद करवाया था। किस नाम से करवाया था? तज़किरा ए ससुअरा के नाम से या तबकात उ ससुअरा।
तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इस ग्रंथ में कुल 738 कवि थे और हिंदी के कवि कितने थे? 72 कवि। प्रथम कवि अंगद और अंतिम कवि हेमंत को माना है। गाछ सतासी की रचना यानी जो ग्रंथ था उसमें कुल कितने कवि थे? 738 कवि थे। और हिंदी की संख्या पूछी जाती है तो हिंदी में कितने थे? 72। और उन्होंने प्रथम कवि है वो अंगद को माना है और अंतिम कवि किसको माना है? हेमंत को। अंतिम कवि हेमंत को माना है क्योंकि इन्होंने अपने ग्रंथ को वर्णमाला के आधार पर मानकर लिखा है। वर्णमाला का आधार मानकर लिखा है। तो सबसे पहले वर्णमाला में क्या आता है? ए आता है। सबसे पहले क्या आता है? ए आता है। तो उसने ए से पहले कवि किसको माना है? अंगद को। और अंतिम क्या आता है? अक्षर है। तो उसने हेमंत को क्या है? अंतिम कवि मान लिया। इन्होंने इसके ग्रंथ में पाली, हिंदी, उर्दू और अपवर्ष भाषा के को भी शामिल किया है। उनका सर्वाधिक झुकाव था वो उर्दू की तरफ था। सर्वाधिक झुकाव उर्दू भाषा की ओर। इसके ग्रंथ में कौन कौन सी भाषा मिलती है हमें? पाली है, हिंदी, उर्दू और अपभ्रंश। और इसका सर्वाधिक झुकाव है वो किस भाषा की तरफ था? उर्दू भाषा की ओर। तो एक बार क्या है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार गारसातासी इस्लामिक तहजीब का पक्का हामी और
हिंदी भाषा का पक्का दुश्मन। गारशतासी पेरिस में उर्दू के अध्यापक थे। गारशतासी फ्रांस में बैठे बैठे हिंदी और उर्दू को हिंदी और उर्दू के झगड़े को बढ़ावा देता था। और अंग्रेजों के कृपा पात्र सर सैयद अहमद खां का पक्ष लेते थे। गारशतासी अवध अखबार की राय लेकर उल्लेख करते थे। हिंदी को गंदी भाषा की संज्ञा दी है। तो क्या है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार क्या है, गारशतासी इस्लामिक तहजीब का क्या है, पक्का हामी है और हिंदी भाषा का क्या है, पक्का दुश्मन है। गारशतासी पेरिस में उर्दू विषय के अध्यापक थे और गारशतासी फ्रांस में कहा जाता है कि बैठे बैठे हिंदी और उर्दू दोनों के झगड़ों को बढ़ावा देता था और अंग्रेजों के कृपा पात्र सर सैयद अहमद खां का पक्ष लेता था। और गारशतासी अवध अखबार की राय लेकर उल्लेख करते थे कि हिंदी में उन्होंने हिंदी को क्या है, गंदी बोली की संज्ञा दी है। हिंदी को गंदी बोली की संज्ञा दी है। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके ग्रंथ में दोष काल विभाजन का कोई उल्लेख नहीं किया।
अकारदी क्रम को अपनाना। विभिन्न प्रवृत्तियों की विवेचना नहीं करना। प्रामाणिकता का अभाव। तो गारसातासी के ग्रंथ में कौन कौन से दोष थे कि उन्होंने काल विभाजन का अपनी रचना में कोई भी स्थान नहीं दिया, यानी काल विभाजन के आधार पर उसने किसी भी कवि की कोई रचना नहीं की, न उन्होंने किसी कवि या लेखक का वर्णन किया है। अकारादि क्रम, यानी उन्होंने वर्ण के आधार पर ही क्या है हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है। युगीन प्रवृत्तियों की विवेचना नहीं की है उसने, युगीन प्रवृत्तियों के बारे में उसके ग्रंथ में कोई भी उल्लेख नहीं मिलता है, और उनकी रचना है वो प्रामाणिकता का अभाव पाया जाता है। उसमें प्रमाणिक या तथ्य के आधार पर उन्होंने अपनी उल्लेख में यानी ग्रंथ में कहीं भी कोई उल्लेख नहीं किया है। सारांश। उक्त कमियां रह जाने के कारण इनकी रचना को वर्तमान में इतिहास पुस्तक में स्थान नहीं दिया गया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इस ग्रंथ को वृत्त संग्रह कहकर पुकारा है। तो गारसातासी क्या है हमारा कंप्लीट हो गया है। इसमें दोष हैं, उन्होंने क्या है काल विभाजन का कहीं भी उल्लेख नहीं किया है, उनके रचना में अकारादि वर्णों को अपनाया गया है, युगीन प्रवृत्तियों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया है, प्रामाणिकता का भी अभाव पाया जाता है, और इन कमियों को रह जाने के कारण इसकी रचना को हिंदी साहित्य के इतिहास में स्थान नहीं दिया गया है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस ग्रंथ को क्या कहा है वृत्त संग्रह कहकर पुकारा है। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। शिव सिंह सेंगर। रचना शिव सिंह सरोज। इस रचना का प्रकाशन नवल किशोर प्रेस लखनऊ। प्रकाशन वर्ष 1883 ईस्वी में। माता प्रसाद गुप्त के अनुसार
1878 ईस्वी। अगर माता प्रसाद गुप्त के अनुसार पूछा जाता है तो इसकी रचना का प्रकाशन कब हुआ था? 1878 ईस्वी में। और अगर प्रश्न सीधा आ जाता है कि शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज की रचना का प्रकाशन कब किया था, तो हमारा आंसर रहेगा 1883 ईस्वी में। इस ग्रंथ में इन्होंने 1003 कवियों को शामिल किया है। और साथ ही इनकी रचना में कवियों के जन्म, मृत्यु, व रचनाओं का काल का भी उल्लेख किया है। परंतु इनकी रचना में तिथियों का क्रम सही नहीं माना है। तो शिव सिंह सरोज है, इसकी रचना का क्या नाम है? शिव सिंह सरोज, यानी शिव सिंह सेंगर ने अपने नाम पर ही इसे की रचना का नाम रखा है शिव सिंह सरोज। कहां से प्रकाशन हुआ? नवल किशोर प्रेस, लखनऊ से। ये भी प्रश्न बन सकता है कि शिव सिंह सेंगर ने अपनी रचना का प्रकाशन कहां से करवाया था, तो हमारा आंसर रहेगा नवल किशोर प्रेस, लखनऊ से। उसका प्रकाशन कब हुआ था? 1883 ईस्वी में। अगर माता प्रसाद गुप्त के अनुसार पूछा जाता है तो 1878 ईस्वी में। उन्होंने अपने ग्रंथ में क्या है, 1003 कवियों को शामिल किया है। उसके ग्रंथ में कवियों का जन्म स्थान, रचनाओं का वर्णन भी मिलता है। फिर भी क्या है, इनकी तिथियां हैं वो एकदम स्टिक नहीं है, जिसके कारण इसको भी हिंदी साहित्य के इतिहास में कोई स्थान नहीं दिया गया है। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इन्होंने भी अपनी रचना में वर्णमाला के क्रम को लेकर हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है। लिखा है, पहला कवि अंगद और अंतिम कवि हेमंत को माना है। गारसा तासी ने भी क्या है, पहला कवि अंगद को माना था और अंतिम कवि हेमंत को। और शिव सिंह सेंगर ने भी क्या है, पहला कवि अंगद और अंतिम हेमंत को माना है। और इसमें दोष वही है जो गारसा तासी में थे। उसकी रचना में काल विभाजन का कोई उल्लेख नहीं है। अकार आदि क्रम को अपनाया गया है।
विभिन्न प्रवृत्तियों का विवेचन नहीं किया गया। प्रामाणिकता का अभाव। तो इनकी रचना में कौन कौन से दोष है कि उन्होंने विकाल विभाजन की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया है, आकारादिक्रम को अपनाया गया है, युग्म प्रवृत्तियों का उन्होंने अपनी रचना में कहीं कोई वर्णन नहीं किया गया है, और इनकी रचना में भी क्या है, प्रामाणिकता का अभाव है। तो एक बार आप क्या है स्क्रीनशॉट ले सकते हो। सारांश। उक्त कमियां रह जाने के कारण इनकी रचना को वर्तमान में इतिहास पुस्तक में कोई स्थान नहीं दिया गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार वृत्त संग्रह मात्र है। शिव सिंह सेंगर ने हिंदी साहित्य का सात सौ 770 विक्रम संवत माना है, जिस कारण उन्होंने हिंदी का प्रथम कवि पुष्प या पुण्य को मानने की भूल कर बैठे। तो क्या है, शिव सिंह सेंगर ने हिंदी साहित्य का आरंभ है वो विक्रम संवत 770 ईस्वी से माना है, जिस कारण उन्होंने हिंदी का प्रथम कवि किसको माना है, पुष्प या कुंड को हिंदी का प्रथम कवि मानने की भूल कर बैठे हैं। तो आज की क्लास हमारी यहीं तक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।